हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के सारे ही टूल्स और फंक्शंस को सीख लिया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि हम इंसर्ट और बाकी टैब्स को क्यों नहीं सीख रहे। उसके पीछे ये वजह है क्योंकि होम टैब हमारा एक एसेंशियल टैब था। इसको सीखना हमें बहुत ज़रूरी था और उसके सारे ही टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। लेकिन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है फॉर्मूलाज। तो हमें फॉर्मूला को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे, देन फिर हम अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बाकी सारे टैब्स को यूज़ करना भी सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के वीडियो को समझाने के लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि हम एक्सेल फार्मूला को कैसे डिकोड करें। अब एक्सेल फार्मूला एक्सेल में सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ होती है बिगिनर्स के लिए। उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। जब भी वो फार्मूला टाइप करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कई जगह पे कॉमा लगाना है, कई जगह ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। उसकी वजह से कई सारे एरर आ जाते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप एक्सेल के फॉर्मूला को समझेंगे, उसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ही यूज़ करना है। आइए हम इसको एक एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें मेजरली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इनपुट, दूसरा जो कैलकुलेशन जो फॉर्मूला इटसेल्फ करता है, देन जो फॉर्मूला उस इनपुट को कैलकुलेट करके हमें आउटपुट देता है। तो ये 3 चीज़ें, जिसमें 2 चीज़ें जो फॉर्मूला है वो इटसेल्फ अपने आप ही कर लेता है, जो कि है कैलकुलेशंस और आउटपुट। हम उसे इनपुट में कुछ चीज़ें देते हैं। ठीक है। अब जो भी चीज़ हम इनपुट में देते हैं, दूसरी भाषा में अगर कंप्यूटर की भाषा में या एक्सेल की लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो इनपुट्स को आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। कैलकुलेशन और लॉजिक्स जो होते हैं, कैलकुलेशन में लॉजिक्स और प्रोसेसिंग होती है, और जो हमारा आउटपुट होता है वो एज ए रिजल्ट होता है। ठीक है। अब इन आर्ग्यूमेंट्स को 3 तरह से हम देख सकते हैं। जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं या इनपुट्स देते हैं, या तो वो टेक्स्ट होता है, या नंबर होता है, या कोई सेल होती है, या कोई रेंज होती है। आपको याद ही होगा, मैंने पहली वीडियो में आपको सेल और रेंज के बारे में समझाया था कि एक सिंगल सेल एक्सेल का हम सेलेक्ट करते हैं तो एक सेल होता है, बट अगर हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो एक रेंज होता है। कैलकुलेशन में फॉर्मूला हमारे इनपुट को चेक करता है, उस पर जो लॉजिक है कैलकुलेशन का उसे अप्लाई करता है, और उसके हिसाब से वो या तो रिजल्ट को प्रोसेस करता है या हमें एक एरर देता है अगर हमारे इनपुट में कोई भी एरर होगा तो। ठीक है। अब जो भी इनपुट अगर हम देते हैं उससे जो आउटपुट हमें मिलता है, या तो वो हमें वापस से रिटर्न करेगा टेक्स्ट, या रिटर्न करेगा नंबर, या रिटर्न करेगा एरर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको कैसे पता होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से सीखते हैं। मान लीजिए आपको अच्छा सा एक ऑफिस सूट सिलवाना है। ठीक है। तो अब ऑफिस सूट सिलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दर्जी को, एक टेलर को ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए क्या करे, उस सूट को सिले, क्योंकि आपको सूट सिलना नहीं आता। ये ठीक उसी तरह है कि आपको एक आउटपुट चाहिए, बट उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपको नहीं पता। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर बंदे को ढूंढना होता है उससे रिलेटेड। जैसे इस केस में हमें क्या है, दर्जी को या टेलर को ढूंढना है। ठीक है। जैसे ही अब हम टेलर के पास जाएंगे तो हमसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगेगा। ठीक है। जैसे हम उसके पास जाते हैं, वो हमसे रिक्वायरमेंट में शोल्डर की जो लेंथ है, चेस्ट की जो लेंथ है, जो स्लीव्स की लेंथ है, और जो पूरे सूट की लेंथ है, उसके बारे में हमसे डिटेल लेगा। इस डिटेल के बाद वो हमसे कहेगा कि चलो ये डिटेल तो मैंने ले ली, अब इसे किस फैब्रिक पे बनाना है वो फैब्रिक भी हमसे मांगेगा, और हम उसे मेजरमेंट और फैब्रिक दोनों ही प्रोवाइड करा देंगे। इन चीज़ों के बाद जो हमारा टेलर है वो सारी प्रोसेसिंग करेगा उस दोनों इनपुट के साथ, जो हमने मेजरमेंट में दिया और जो हमने फैब्रिक दिया, उन सब के साथ वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा, और फाइनली हमें रिजल्ट में एक अच्छा सा सूट मिल जाएगा। अब इस पूरी बिग पिक्चर में जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये सब हुआ कैसे। तो ये सब स्टार्ट होता है, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं जब हमने रिक्वायरमेंट करी इस शूट की। अगर हमने शूट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती तो ये काम होता ही नहीं।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत हुई कि हमें एक सूट चाहिए। अब इस सूट को बनाने के लिए हमें पता था कि सूट बनाने वाला एक टेलर होता है। हमने टेलर के पास गए, टेलर को हमने क्या किया, सारी ही मेजरमेंट दी, ठीक है। अब कौन कौन सी मेजरमेंट लगनी है, कौन कौन सी चीज़ों की उसे ज़रूरत है, वो चीज़ हमें टेलर ने खुद ही बता दी, हमें शायद नहीं पता था। बट उसने क्या, एक चीज़ और रिक्वायरमेंट हमसे मांगी, वो था फैब्रिक, ठीक। फिर उसके बाद टेलर की जो एक्सपर्टीज़ थी उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपनी मशीन पे काम किया, कैलकुलेशन किया, कट किया फैब्रिक को, और एक अच्छा सा आउटपुट में हमें सूट बना दिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टार्ट होता है कि हमारा रिजल्ट हमें क्या चाहिए। जो भी हमें रिजल्ट चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारा प्रोसेसर होगा या कैलकुलेशन करने वाला होगा, जैसे इस केस में हमारे पास टेलर था, ठीक है। अगर हमें घर बनाना होता तो हमें एक मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती, अगर हम बीमार होते तो उसके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती। ठीक उसी तरह जैसे हम रियल लाइफ में अलग अलग नाम से अलग अलग पर्सन्स को जानते हैं, प्रोफेशनल्स को जानते हैं जो उस टास्क को परफॉर्म करते हैं हमारे लिए, ठीक इसी तरह एक्सेल में भी अलग अलग नाम से अलग अलग फॉर्मूले दिए होते हैं जो लगभग सिमिलर होते हैं रियल लाइफ से। एग्जाम्पल के लिए अब हम क्या करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं जो हम एक्सेल पे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 नंबर है, और इन 3 नंबर के साथ साथ 3 नंबर से हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। इसमें से जो सबसे मैक्स और जो मिन है वो हमें पता करना है। ये 3 ऑपरेशन हमें करने हैं एक्सेल की मदद से। अगर हम इसको नॉर्मल ही जज करेंगे तो हमारे लिए मैक्स और मिन बता पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, पर जब इन तीनों नंबर को ऐड करने की बात आएगी तो शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्टेप पर। सो एक्सेल में जो फॉर्मूला हमें इस चीज़ के लिए दिया है उसका नाम आता है सम, ठीक है। सम फॉर्मूला से हम नंबर्स या सीरीज ऑफ नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कुछ एक्सेल में हमें फॉर्मूला मिलता है लिखा हुआ, जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स। यानी एक्सेल की भाषा में जब हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो जो फॉर्मूला है उसका नाम और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस पूरे पैरामीटर को या उस पूरे टेक्स्ट को सिंटैक्स कहा जाता है, ठीक है। अब जब हम एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अभी जो आप ये देख रहे हैं इसे हम एक सेल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा एक सेल है जो हमारे एक्सेल में होता है। एक सेल के अंदर ही हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। अगर हम नॉर्मल किसी सेल में कुछ टाइप करते हैं तो एज इट इज टेक्स्ट की फॉर्म में राइट हो जाता है या नंबर्स की फॉर्म में राइट होता है। फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल्स टू प्रेस करना है या राइट करना है। देन हमें उस फॉर्मूला का नाम टाइप करना है, और ध्यान रहे ये नाम हमें पूरा टाइप करना है। सो हमारे केस में नंबर्स को ऐड करने के लिए एक्सेल में जो फॉर्मूला है उसका नाम सम है, तो हमने सम को लिखा। इसके बाद का जो स्टेप है बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें लोग बहुत बार गलतियां करते हैं कि फॉर्मूला का नाम लिखने के बाद हमें ब्रैकेट को लगाना होता है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला नहीं चलेगा। देन जो अभी हमने सिंटैक्स में देखा था कि सिंटैक्स में हमें सबसे पहले एक नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर लिखने के बाद हमें कॉमा के बाद एक और नंबर लिख सकते हैं, और फिर कॉमा लगा के हम इसी तरह मल्टीपल टाइम्स कई सारे नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट लगता है। सो एक्सेल में जो ये ब्रैकेट्स होते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये नहीं लगेंगे तो फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं होगा, वो परफॉर्म नहीं होगा और हमें एरर आ सकता है। हालांकि एक्सेल के नए वर्जन्स में अगर आप लास्ट वाला जो ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, उसे नहीं भी लगाते हैं तो एक्सेल एक वार्निंग के साथ उसे ऑटो करेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेल का फॉर्मूले का सिंटैक्स था। अब इसमें कुछ बातें गौर करने वाली हैं। अगर आप गौर करेंगे कि ये वाला जो नंबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये वाला जो नंबर हमें है, आप देखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में है। ऐसा इसलिए कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला में आप कोई नंबर या कोई भी जो इनपुट है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, इसका मतलब वो एक ऑप्शनल वैल्यू है। यानी अगर आप दूसरा नंबर नहीं भी इंसर्ट करेंगे तब भी सम के फॉर्मूला में कोई एरर नहीं आएगा, वो इजीली परफॉर्म कर देगा जो टास्क आपने उसे दिया है,
ठीक है। तो फ्यूचर में आपको कई जगह पर इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो हर एक फॉर्मूला की अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है, जब भी हम फॉर्मूला टाइप करते हैं तो फॉर्मूला टाइप करते हुए हम इस कॉमा को लगाना भूल जाते हैं। आप देखेंगे हर एक वैल्यू के बाद जो भी हम इनपुट देते हैं उसके बाद हमें कॉमा लगाने के लिए भी यहाँ पे नोटेशन होता है, बट वो क्या होता है अक्सर हमसे मिस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो देख लें हम कहाँ कहाँ पर हमें कॉमा की ज़रूरत है, हम कॉमा को ज़रूर लगाएं। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई भी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑप्शन है तो वो ऑप्शनल है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब सम का फॉर्मूला है, जो भी अभी हमारे सम का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड बहुत सारी वैल्यू nth वैल्यू तक हम जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक जा सकते हैं। तो एक्सेल के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 256 सेपरेट वैल्यू ही इंसर्ट कर सकते हैं सम के फॉर्मूला में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें 260 वैल्यूज को अगर सम करना होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। आइए इसको समझते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन एक्सेल ने दिया है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने ए कॉलम में 3 वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, हमारे ए कॉलम में हमने 3 वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं, जो 3 वैल्यू मैंने आपको शो करी थी रो नंबर 1, 2 और 3 में। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाने के 3 अप्रोच होते हैं। एक डायरेक्ट अप्रोच होता है जिसे हम टेम्परेरी अप्रोच भी कह सकते हैं, जिसमें हम जो फॉर्मूला होता है उसी में उन वैल्यूज को जिनका हमें सम चाहिए डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या है, तीनों ही वैल्यू को कॉमा लगाकर इस सम वाले फंक्शन में इंसर्ट कर दिया है। इस वाले मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि इस अप्रोच से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम टाइप करना पड़ेगा। दूसरा कि जब हम 256 वैल्यू पर जाएंगे तो हम 257 वैल्यू इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए एक्सेल में जो दूसरा अप्रोच है जिसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस अप्रोच। ठीक है, इसमें सिर्फ हमें ये फायदा होता है कि जो भी नंबर हमें इनपुट करना होता है उसको हमें मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ता, बजाय उसके हम उस पर्टिकुलर सेल को, ठीक है, जो भी हमारी पर्टिकुलर सेल है हम उसको ही यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारी सेल थी सेल A1, हमने यहाँ पर सेल A1 लिख दिया, फिर A2 थी तो हमने A2 लिख दिया और A3 को A3 लिख दिया। अब इसमें हमारी एक प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई जो कि थी मैनुअली नंबर को टाइप करने की, बट स्टिल अभी भी हम इसमें सिर्फ 256 वैल्यूज को ही इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है जो इस पूरी प्रॉब्लम को फिक्स कर देता है वो है रेंज रेफरेंस। यानी अगर हमारी वैल्यू जो है किसी रेंज में है, ठीक है, अगर आप देखें तो अभी हमारी इस सारी वैल्यू जो है, सारी वैल्यू इस रेंज में है, यानी ए कॉलम में A1 से लेकर A3 तक है। तो हमने क्या किया, इस बार एक ही वैल्यू को पास किया, वो था A1 से लेकर A3। ठीक है, इस मेथड से हमें क्या पड़ा कि अगर हमारे पूरे कॉलम में चाहे 10 लाख वैल्यूज भी हों, वो केवल एक इनपुट के माध्यम से ही सम के फॉर्मूला में इंसर्ट हो जाएगी और हमारे पास अभी भी मल्टीपल ऑप्शन होंगे अगर हम उन्हें अप्लाई करना चाहेंगे तो। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो अभी हमने तीनों मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं और जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो तीनों ही मेथड से हमें सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन ज़्यादा होते तो हो सकता है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती और आंसर गलत हो सकते थे। ठीक इसी तरह जैसे हमने कहा था हमें मैक्स का फॉर्मूला पता करना है, मैक्स पता करना है तो हम उस फॉर्मूले का नाम टाइप करना शुरू करेंगे। जस्ट हम मैक्स लिखेंगे तो हमें मैक्स का सिंटैक्स भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें भी सेम ऑप्शन है, बस सम की जगह मैक्स आ गया। यहाँ भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके 256 हम वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या किया, अभी डायरेक्ट अप्रोच को एज ए एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम तीनों ही वैल्यू को डायरेक्ट अप्रोच में एंटर कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि हमारा मैक्स वैल्यू कौन सा है। ठीक इसी तरह जब हम मिन वैल्यू को टाइप करेंगे तो हमें मिन का भी सिंटैक्स मिल जाएगा जो कि सिमिलर है मैक्स की तरह ही, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं 256 वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम रेंज रेफरेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्या किया, अभी डायरेक्ट अप्रोच को ही किया क्योंकि हमारे पास 3 ही डिजिट है और हमें रिजल्ट में हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। एक्सेल फॉर्मूलाज में हमें जो फॉर्मूला है वो उसका नाम हमें बस पता होना चाहिए। ये नाम पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको जो भी मेथड करना है अप्लाई या जो भी आपको आउटपुट चाहिए अक्सर उसी के नाम से ही फॉर्मूला होता है। जैसे काउंट करने के लिए काउंट होगा, सम करने के लिए सम है, मैक्स के लिए मैक्स है, मिन के लिए मिन है, एवरेज के लिए एवरेज है। हाँ, कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो थोड़े अटपटे से लग जाते हैं नए यूज़र्स को, जैसे वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, डी गेट। ये बहुत एडवांस फॉर्मूले हैं, तो इन्हें हम धीरे धीरे करके आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव एग्जांपल के साथ एक्सेल में सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।